नमस्कार। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसे हैं? बहुत अच्छा। नरेंद्र कश्यप जी, हमारी आपकी मित्रता तो बहुत पुरानी है जी। हमें अच्छी तरह याद है कि उत्तर प्रदेश में लड़ते लड़ते हम लोगों को कई दशक बीत चुके हैं जी। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो लड़ाई संघर्ष आपने प्रारंभ किया था, जी, जहाँ तक मैं पिछड़े समाज की बात करूँ, जी, आपने उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों का प्रवास किया। हाँ जी। और कश्यप समाज में एक बड़ी मुहिम छेड़ते हुए उनको एक मंच पे लाने के लिए आपने बड़ी लड़ाई लड़ ली। जी। और मुझे अच्छी तरह याद है, पिछले कई दशकों से आपने हमेशा उनकी बात को मुखरता से रखने का काम किया है। हाँ जी। और केवल कश्यप समाज ही नहीं, पूरे पिछड़े वर्ग को जी। आपने जिस ढंग से प्रमुखता से उनकी बातें उठा करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 से लेकर अब तक, जब से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नेतृत्व संभाला है, हाँ, उत्तर प्रदेश में आपने बड़ी संख्या में उनको सरकारी नौकरियों में, उनको ओडीओपी के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से रोजगार से जोड़ने में सफलता हासिल की है। जी। यदि मैं आपसे पूछूं कि 2017 से लेकर अब तक और समाजवादी पार्टी के शासनकाल का, उनको 4 बार सूबे में सत्ता में रहने का अवसर मिला, हाँ, और 12 से 17 तक स्वयं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, जी। तो आपको क्या परिवर्तन दिखता है? देखिए डिप्टी सीएम साहब, चूंकि लंबा समय हमने और आपने बहुत समय साथ गुजारा है, संसद में भी हम लोग साथ रहे हैं, प्रदेश की सरकार में भी हम लोग साथ हैं, और उत्तर प्रदेश की जहाँ तक स्थिति है, 2017 के पहले भी हम मेंबर पार्लियामेंट भी थे, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में भी रहे कई बार। लगता ही नहीं था उत्तर प्रदेश में जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, कोई डेमोक्रेसी है, कोई कानून है, कोई संविधान की बात हो रही है। ऐसा नहीं लगता था। ऐसा लगता था जैसे कुछ घराने, कुछ राजघराने अपना आधिपत्य समझ के सत्ता को यूज कर, रूल नहीं कर रहे, यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। एक जाति, एक वर्ग, एक परिवार की परिधि में सियासत, यानी आप कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिस पीडीए की चर्चा करती है, वो पीडीए न होकर के सिर्फ एक जाति विशेष तक सीमित था। एग्जैक्टली। पीडीए की परिभाषा अखिलेश यादव जी कुछ भी कहें, मतलब इसका अर्थ ये निकाला जाए कि जो अखिलेश यादव जी पीडीए की चर्चा कर रहे हैं, उसमें पूरे पिछड़े वर्ग के लोग शामिल नहीं हैं। बिल्कुल नहीं जी। पीडीए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाहता हूं, पीडीए एक सिगुफा है। मतलब जो प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी या परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की चर्चा होती है, आप उस ओर इशारा तो नहीं कर रहे? बिल्कुल वो इशारा कर रहा हूं, और केवल इशारा नहीं कर रहा हूं, ये फैक्ट है। इसको प्रदेश जानता है, इसको जो पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं उन सबको मालूम है कि पीडीए समाजवादी पार्टी का कोई वो फार्मूला नहीं है जिससे सोशल जस्टिस की बात होगी, बल्कि पीडीए एक लोगों को गुमराह करके और परिवार के केंद्र में सियासत को स्थापित करने का माध्यम बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एक वर्ग को, वर्ग से मतलब कि आपको मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के तो नहीं है? यही तो स्पष्ट है ना बात। अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने, और उससे पहले भी समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी से पहले भी सियासत का रूट क्या था उनका? तुष्टीकरण। सियासत की सफलता का उनका मानक क्या था? मुस्लिम, यादव। इसके अलावा कभी सियासत की जो परिभाषा को समाजवादी पार्टी ने डेमोक्रेसी के चाशनी में कभी छूने ही नहीं दिया। मतलब आप एक और, मुझे लग रहा है आपकी बातों से अर्थ निकल रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था दी थी कि हम सबको बराबरी का हक देने का काम करेंगे, मतलब समाजवादी पार्टी उस उद्देश्यों को पूर्ति करने के बजाय उसको पीछे धकेल रही है। सच तो ये है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को जितना डैमेज करने का काम, जितना डिसरिगार्ड करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, शायद उतना किसी ने भी नहीं किया होगा। संविधान में कहां लिखा है कि एक जाति की बात आप करें? संविधान में कहां लिखा है कि आप मुस्लिम की बात करेंगे? हम जब शपथ लेते हैं मंत्री की, एमएलए की, एमएलसी की, वो भी सब नेता रहे हैं। एक बात आपने और चर्चा छेड़ दी, संविधान की बात आई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की रचना की, सबको बराबरी का हक दिया, और जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े थे
उन्हें संविधान में एक व्यवस्था देकर के उनके आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन अखिलेश यादव जी उस आरक्षण की भी मजाक बना रहे हैं, इस प्रकार से आप कह रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर सवाल खड़ा किया था कि बताइए ना, आपने पिछड़ों में किस किस को रिजर्वेशन दिया है। समाजवादी पार्टी निरुत्तर थी, नहीं बता पाई। बताती कैसे कि रिजर्वेशन का लाभ उन्होंने SC, ST, OBC के लोगों का नाम लेकर कुछ लोगों तक, कुछ समाजों तक मतलब एक तरह से केंद्रित कर लिया था। और खास तौर से मैं कहूं, यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं होता, सच मानिए पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो गया होता। एक बात मैं आप थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सत्ता का ही प्रतिफल है कि पूरे देश में OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला। नीट की परीक्षा में 27% रिजर्वेशन मोदी जी ने दिया। सैनिक विद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालयों में 27% रिजर्वेशन मोदी जी ने दिया। आप और हम सांसद रहे, आपको ध्यान में एक बात मुझे और याद आ रही, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बिल्कुल, पिछड़ा वर्ग NBC, नेशनल बैकवर्ड कमीशन का गठन और उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। अन्यथा तो पहले ये कमीशन निष्प्रभावी होता था। जैसे दंतहीन एक शक्तिहीन संगठन होता है, उस तरह का था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको संवैधानिक ताकत देकर पूरे हिंदुस्तान के OBC समाज के लोगों को जुडिशियली तरीके से न्याय पाने का हक दे दिया है। अखिलेश जी ने तो इस पे कभी कोई काम नहीं किया। नेताजी भी देश की और दूसरी बात एक और आपको ध्यान याद दिला रहा हूं मैं, जब हम गरीबी की रेखा के आंकड़े देखते हैं, 25 करोड़ से अधिक गरीबों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं ने गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होगा, इसको जरा स्पष्ट करिए आप। देखिए, ये भी हिंदुस्तान की सियासत में आजादी से 55 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार, बीच में कुछ और दलों ने चलाई और अब 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पहली बार हुआ हिंदुस्तान में आजादी के बाद कि BPL कैटेगरी के 25 करोड़ से ज्यादा लोग BPL श्रेणी से ऊपर निकल आए हैं। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को ये नजर नहीं आता, ये उस पर चर्चा इसलिए नहीं करते कि उनकी पोल खुल जाएगी। एक बात मुझे और याद आ रही, क्या आप तो बड़े नेता हैं, दो बार MLC रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, अभी आप मंत्री हैं। मैं एक बात मेरे दिमाग में आ रही, क्या भारतीय राजनीति में ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा हुआ है कि एक परिवार के इतने लोग एक साथ MP MLA रहे हों, पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हों? पार्टी एक परिवार की कभी इतिहास में रही है क्या आजादी के बाद? मेरी निश्चित जानकारी है, उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में, हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी में समाजवादी पार्टी पहली ऐसी पार्टी जिसमें सर्वाधिक परिवार के सदस्य राजनीति में हैं। MP राज्यसभा, MP लोकसभा, MLA, MLC, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, यानी हर पद। मतलब यानी कहने का मतलब है लोकतंत्र की हर इकाई पे समाजवादी पार्टी के परिवार का कब्जा है। और फिर PDA की बात, फिर PDA कहां? तो ये बात आप क्या पहुंचाते नहीं अपने क्षेत्र में, अपने पिछड़े वर्ग के लोगों के पास कि क्या हो रहा है? नहीं पहुंचाते हैं जी, हम भारतीय जनता पार्टी। तो इनको एक्सपोज करना आपका काम है। बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में OBC मोर्चे के माध्यम से पिछले 5 सालों में। और दूसरा मुझे याद आ रहा है, जब इन लोगों ने समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में टिकट दिए तो यादव समाज से भी केवल अपने परिवार को टिकट दिया, उस पर आपका क्या कहना है? मैं बता ना कि उनके PDA का मतलब परिवार से ही है, परिवारवाद से ही है। अपने परिवार के अलावा किसी व्यक्ति को यादव समाज में बहुत उपयुक्त और कॉम्पिटेंट नहीं मानते हैं वो, या उनकी आशंका या उद्देश्य में रहते हैं। सच ये है, उनके अंदर दहशत होगी कहीं यादव समाज का दूसरा बड़ा परिवार, बड़ा व्यक्ति नेता न बन जाए, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। और डिप्टी CM साहब, मैं तो एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि समाजवाद को
पीडीए के रूप में परिवर्तित करके सही मायने में समाजवाद को खंडित करने मतलब का इसका काम ये भी आप स्पष्ट करें कि लोहिया जी को भी इन्होंने भुला दिया है। भुला दिया, लोहिया जी के विचारों को भुला दिया, लोहिया जी के सिद्धांतों को भुला दिया। लोहिया जी ने कभी भी इस प्रकार का साम्राज्यवाद की व्यवस्था अपने किसी भी मतलब किताब में या अपने बातों में नहीं किया है, कभी नहीं। राम मनोहर लोहिया जी का विचार सार्वभौमिक था, सर्वस्पर्शी था, लेकिन समाजवादी पार्टी के वर्तमान नेताओं ने सही मायनों में समाजवाद को के शब्द और भाव को विस्मार कर दिया। समाजवाद की आवाज उठाने वाले लोगों को, सिद्धांत को ध्वस्त कर दिया और पीडीए का नाम लेकर जो नया कॉन्स्पिरेसी में कहूंगा, ये षड्यंत्र कहूंगा मैं, कैसा षड्यंत्र चला है ताकि पिछड़े उनके साथ आने की बात करें और वो सत्ता में आ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, ओबीसी मोर्चे के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ओबीसी समाज के लोगों को इस बात के लिए निश्चिंत भी किया, अवेयरनेस भी पैदा की है कि पीडीए के चक्कर में हमें नहीं आना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है उसके साथ एक बात और आपने अपनी बातों में बताई कि जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं ने सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ा है। जो गरीब कल्याण योजनाएं उनकी सूची देखता हूं, उसमें जितने भी बीपीएल हैं उसमें अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोगों में यादव समाज के लोग भी हैं। तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में पिछड़े वर्ग की हितैषी भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी हैं, जो गरीब कल्याण योजनाओं में दिखता है। ये बात सर्वथा सत्य है। मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार और योगी जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार सही मायनों में संविधान का सम्मान, लोकतंत्र की परिभाषा की पूर्ति और जन कल्याण की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म बंधन के, बिना किसी लीकेज के यदि देने का काम हुआ है तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आपको तो बहुत, आप विद्वान हैं, बड़ा पॉलिटिकल लाइफ आपकी सक्सेस लाइफ रही है। आपने लोकसभा में, आपने राज्यसभा में, आपने असेंबली में, कई जगह आपने हाउस को रिप्रेजेंट किया। आपसे ज्यादा इसके बारे में जानकारी किसी के पास नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन कल्याण की योजनाओं का लाभ जितना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, देखिए उसका सबको बराबर मिला। देखिए नरेंद्र कश्यप जी, मैं स्पष्ट कर दूं, जब हम उत्तर प्रदेश में भ्रमण पर निकलते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार है, चाहे रोड हो, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो हमारी बेस्ट हुए। दूसरा सबसे बड़ा क्या है, लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। आज प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो चुकी है और उत्तर प्रदेश सरकार का बजट भी 3 गुना हो चुका है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कृतसंकल्प होकर जन जन तक पहुंचेंगे। भारत माता की जय।